क्वेश्चन में यहाँ पर 41 कहता है वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह, याद रखिएगा। और यहाँ पर 42 कहता है 1857 के विद्रोह जिसे भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा था कहाँ भेजा, तो याद रखिएगा उनको बर्मा भेज दिया। कहाँ? तो बर्मा भेज देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आप 43 कहता है दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो याद है राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्यों? देखिए 1886 में भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1893 में भी बने थे और 1906 में भी बने थे। तो 1893 में कहाँ के अध्यक्ष किए थे? कलकत्ता, याद रखिएगा। उसके बाद 1893 में जो है ये लाहौर, याद रखिएगा लाहौर, और अगेन 1906 में वो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। याद रखिए कलकत्ता लाहौर कलकत्ता, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वास के लिए सजा देकर बर्मा भेजा गया था? आपसे पूछा जा रहा है कब? याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1924 से 1925, याद रखिएगा। और ठीक है, और कहाँ भेज दिया गया था? तो बर्मा इनको भेज दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कहता महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी के क्या राजनीतिक गुरु हैं। साथ साथ ये भी याद रखिए कि विनोबा भावे जो हैं उसके राजनीतिक गुरु कौन है? तो उनके राजनीतिक गुरु कौन है? तो महात्मा गांधी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है माउंट आबू जो एक पर्वत स्थल है कौन से पर्वत श्रृंखला पर ये स्थित है? आपको ये पूछा जा रहा था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अरावली पर्वत। साथ साथ ये भी याद रखिएगा अरावली पर्वत जो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो माउंट आबू की बात आ रही है तो माउंट आबू जो है ये इसकी हाइट कितनी थी? याद रखिए 1722 मीटर, याद रखिए 1722 मीटर। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47 कहता है यहाँ पे जिब्राल्टर जल डमरू किन दोनों को जोड़ता है? पूछा है कि जिब्राल्टर डमरू जो है आपको बताना किसको जोड़ता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को क्या करता है? जोड़ता है, याद रखिए। ठीक है, साथ साथ ये भी याद है कि बेरिंग जल डमरू पूछा है तो ये जोड़ता है आर्कटिक और बेरिंग सागर को जोड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है भारत के सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ है? तो याद रखिए ये भादला में है। कहाँ है? भादला। भादला कहाँ है? तो याद रखिए ये राजस्थान में है। कहाँ ये आपका राजस्थान में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? यानी किस नदी पर बना हुआ है? याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो, ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भागीरथी नदी मतलब टिहरी बांध जो भागीरथी नदी बना हुआ थी कहाँ? याद रखिए उत्तराखंड में। कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यानी पश्चिमी घाट, याद रखिएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया। याद रखिए जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको देखिए फिगर आपको दे रखा है, थोड़ा सा छोटा कर दूँ इसको। चलिए अब आपको बताने यहाँ पर क्या है, कहता है कि बिहार के मानचित्र में 1 और 2 निम्न में से क्या है? 1 और 2 निम्न में से क्या है? तो आपको देखने से आइडिया मिल गया कि इसके राइट आंसर कौन होगा। थोड़ा सा ऊपर कर दूँ और छोटा, ठीक है। हाँ, तो आपको बताना है कि यहाँ पर ये 1 दे रखा और 2 दे रखा, आपको बताना है निम्न में से क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ और केसरिया स्तूप। याद है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 53 कहता है हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए उज्बेकिस्तान। याद रखिए उज्बेकिस्तान। और ये जो है 26 दिसंबर, याद रखिए 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से विघटन के फलस्वरूप उज्बेकिस्तान एक देश बना है। अब रहा उज्बेकिस्तान, तो इसकी राजधानी क्या? तो याद है इसकी राजधानी ताशकंद है। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? तो सोम है। याद रखिए इसकी मुद्रा का नाम क्या है? सोम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेज़बान है? तो इसका राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए नई दिल्ली। याद रखिएगा नई दिल्ली। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो इसका राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका
56 कहता है 14 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान वहां का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो याद है किस देश का? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए, यानी फ्रांस। याद रखिए फ्रांस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 24 मार्च को। याद रखिए 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अगर अभी हम पूछे कि 2023 में ये विश्व में क्षय रोग दिवस जो 24 मार्च को मनाया गया तो उसका थीम क्या है? तो याद रखिएगा हाँ हम टीबी का अंत कर सकते हैं। क्या है थीम? हाँ हम टीबी का अंत कर सकते हैं, यानी यस वी कैन एंड टीबी, ये इसका थीम है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है किस देश ने वर्ष 2023 से 2027 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो इसका राइट आंसर आपका कौन होगा? तो ए हो जाएगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो, यानी आगम। याद रखिएगा आगम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? याद रखिए प्रथम अफीम युद्ध जो है कब हुआ था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1839 से 1842। याद और किसके बीच हुआ है? तो याद रखिए ब्रिटेन और चीन के बीच। याद रखिए ब्रिटेन और चीन के बीच। तो प्रथम अफीम, द्वितीय अफीम और तृतीय अफीम तीनों जो है ब्रिटेन और चीन से ही हुआ है। ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृद भांड काल के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल को। याद रखिए उत्तर वैदिक काल को। 62 कहता है मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1680 में। याद रखिए 1680 में। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ? तो भी याद रखिएगा 1627 ईस्वी में इनका जन्म होता है। किसी किसी में ये 1630 भी लिखता है, तो आप लोग कंफर्म रहें कि 1627 होगा या 1630 होगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन पे महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किया था? किसके निर्देश के अनुसार? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, यानी इन उपयुक्त में से कौन? याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर किसके निर्देश पर? तो याद रखिए फैजी के निर्देश पे महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। याद रखिएगा फैजी के निर्देश पे। याद रखिएगा फैजी के निर्देश पे महाभारत का अनुवाद किस में किया गया था? तो फारसी भाषा में कराया गया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था ने निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा रैयत वारी। याद है रैयत वारी। ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। साथ साथ केशव चंद्र सेन ने प्रेरणा के साथ ही प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था 1867 ईस्वी में। याद रखिए 1867 में। और कहाँ था? मुंबई में। याद रखिएगा मुंबई में, यानी बम्बई में। ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 66 कहता है शिवाजी के मंत्री परिषद यानी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है? याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, उसे सुमंत कहा जाता था। क्या कहा था? सुमंत कहा जाता था। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 कहता है निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? याद रखिए नर्मदा नदी पे किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना। अब रहा सवाल कि सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किस राज्य में है? तो याद है गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात में। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 68 कहता है बारी दो आब डैश के बीच का क्षेत्र यानी किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ब्यास और रावी नदी के बीच। याद रखिए ब्यास और रावी नदी। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है दोआब। दोआब किसको बोलते हैं? तो याद रखिए दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को हम क्या बोलते हैं? तो दोआब बोलते हैं। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है गोदावरी डेल्टा जो किस राज्य में पड़ता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। और अगर पूछा है कि महानदी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है तो उड़ीसा में बोलिएगा। अगर पूछे कावेरी डेल्टा किस में पड़ता है तो तमिलनाडु में बोलिएगा। अगर पूछे कृष्णा डेल्टा तो ये भी आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। यानी आंध्र प्रदेश में दो हो गया, गोदावरी डेल्टा और कृष्णा नदी डेल्टा, दोनों याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा तिब्बत के मानसरोवर झील के कैलाशी श्रेणी के च्यायुंग डुंग हिमनद से हुआ। याद रखिएगा। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ये
ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में किस राज्य से होकर एंट्री करता है, तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करता है। अब अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करता है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहता है, दिहांग कहा जाता है या सियांग कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये दिहांग नदी जब असम में एंट्री करता है तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तो जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जो होता है, जो गंगा के साथ मिलता है, तब जाकर क्या बनाता है, सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, जिसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसको बोलते हैं माजुली द्वीप, जो इसी ब्रह्मपुत्र नदी में। तो इतने फैक्ट हमने बताया, आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 कहता है, इनमें कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा दोदा बेटा। ये सेकेंड जो है दक्षिण भारत का सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है। याद है इसकी ऊंचाई कितनी, अभी याद रखिएगा, दोदा बेटा की जो ऊंचाई, इसकी ऊंचाई आपका 2637 मीटर, याद रखिएगा। चलिए, और दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछेगा तो याद है अनाई मुदी है, जिसका ऊंचाई आपका 2695 या कहेंगे 96 लिखता है, याद रखिए, ठीक है। इतना मीटर इसकी हाइट है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो याद रखिए अनाई मुदी है, ठीक है, जो अन्नामलाई पहाड़ पर स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 72 कहता है, कृषि भूमि के उत्तराधिकारी के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये राज सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत, तो कितने सूची हो, 3 होता है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 73 कहता है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान देने के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष संविधान के किस अधिनियम के द्वारा करे, तो याद रखिए 61वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर देखा 61वां कौन सा, तो ये लिखा हुआ, ठीक है। यानी 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो 18 कर दिया। और कब, तो याद रखिएगा 1989 में, याद रखिएगा 1989 में, डेट भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 14 से 18, याद रखिए 14 से 18। यहाँ पर दे रखा 23 से 24 क्या है, तो याद रखिए ये शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें का वर्णन किया गया है। वही अगर हम बात करते हैं 25 से 28 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद एक होता है 19 से 22, इसको भी याद रखिए 1922 जो होता है ये स्वतंत्रता का अधिकार होता है, अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है। चलिए, और एक होता है अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पदों की वरीयता के क्रम में सबसे उच्च क्रम में कौन सा पद है, तो याद रखिए इसका, यह भी क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य। कमेंट सेक्शन बताइए कि अभी सर्वोच्च न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश कौन है, सर्वोच्च न्यायालय के अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कहता है, प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा M.A. अयंगर, याद रखिएगा M.A. अयंगर कौन है, तो प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पूर्ण स्पर्धा, याद रखिएगा पूर्ण स्पर्धा, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 78 कहता है, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के मतलब बताना है किस क्षेत्र में आता है, तो याद ये तृतीय क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, तो कृषि आता है, याद रखिएगा। और द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है, तो उद्योग आता है। और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 कहता है, मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है, मुद्रास्फीति जो होता है वो किससे मापी जाती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से मापी जाती है, मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से मापी जाती है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 कहता है, 1948 के औद्योगिक नीतियों में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 4 वर्गों में विभाजित किया गया, याद रखिए 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, औद्योगिक नीतियों को किस तरह का संविधान कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है, निम्न में कौन तत्व सुनामी से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा तत्व जो सुनामी से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाले प्राकृतिक घटना से सुनामी का कोई मतलब
नहीं तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 कहता है 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष? 1931 की बात किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। याद रखिए वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले। और कौन सा अधिवेशन, यानी याद रखिएगा ये कराची अधिवेशन। याद रखिए कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने किए थे? याद रखिए वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 7516 लिखता है, लेकिन 7517 लिखा हुआ है, 7516 पॉइंट समथिंग लिखता है, तो ये भी आपका राइट है, यानी 7517 सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? बी हो गया। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि भारत का स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो याद रखिएगा 15,106। 15,106। ठीक है, 106 किलोमीटर। साथ साथ ये भी याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि भारत का मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? तटीय भाग, मुख्य भूमि यानी मुख्य भूमि की बात कर रहा है इसका। ठीक है ना, तो तटीय भाग की लंबाई कितना? तो याद रखिएगा 6100 किलोमीटर। याद रखिए 6100 किलोमीटर। 3200 कितना होगा? 3214 हो जाएगा, यानी नॉर्थ से साउथ का ये जो डिस्टेंस हो जाएगा 3214 हो जाएगा। और वही पूछेगा पूर्व से पश्चिम आपको पूछेगा तो याद रखिए 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 85 कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और सातवां कौन सा है? सातवां आपका भारत है। याद रखिए सातवां स्थान जो क्षेत्रफल में भारत है और जनसंख्या में भी नंबर 1 पे आ गया है भारत। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86 का था बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय बिहार का राज्यपाल आपसे पूछा गया। तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो। याद है कि नित्यानंद कानूनगो जो थे उस समय क्या थे? राज्यपाल थे। और कमेंट्स में बताइए कि जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय सीएम कौन था? कमेंट्स में लिखकर आप बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 कहता है बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका याद रखिएगा बी, यानी प्रदूषण से संबंधित। याद रखिएगा प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 कहता है डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला? इसको भारत रत्न कब इनको दिया गया था ये आपको बताना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 1961 में। याद रखिए 1961 में इनको सम्मानित किया गया था। इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 1882 को विधान चंद्र राय का जन्म हुआ था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 89 कहता है कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा घराना या घराने के या आपसे पूछा जा रहा था? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए उपयुक्त में से सभी हो जाए। लखनऊ घराना, बनारस घराना और जयपुर घराना उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिए राइट आंसर आपका होगा भारत रत्न। याद रखिए भारत। अच्छा कमेंट्स में बताइएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 का था निम्नलिखित में कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जाइलम जो है मृत कोशिका से बना होता है। याद रखिएगा। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम जो है ये सम्मोहन उत्तक के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा सम्मोहन उत्तक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कौन तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित करती है? तो इसका राइट आंसर पर क्या होगा? तो बी होगा सम्मोहनी संबंध। याद रखिए सम्मोहनी संबंध। तभी हम थोड़ा देर पहले बोला कि जाइलम और फ्लोएम जो ये पादप का सम्मोहन उत्तक होता है। तो जाइलम का काम क्या है? खनिज लवण से ले खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाना। और फ्लोएम का काम क्या है? जो पत्ती में जो खाना बन जाता है पेड़ों के यानी प्लांट के सभी भागों में पहुंचाना, ये इसका काम है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 93 परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं उसको? नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु में कौन सा अभिक्रिया होता है? तो याद है कि नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है? परमाणु में नाभिकीय, परमाणु बम जो होता है उसमें नाभिकीय विखंडन होता है, ये याद रखिएगा। अगर हम हाइड्रोजन बम की बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। और सन में जो रिएक्शन होता है वहाँ पर भी क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। तो ये सब फैक्ट आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। याद है किसमें पाया जाती है? टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, चींटी जो होता है जो डंक मारता है तो हमारे अंदर इंजेक्ट कर देता है एक एसिड। उस एसिड का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर। क्या होता है? इसका फार्मूला होता है HCOOH होता है। इसका नेम क्या है? कमेंट में लिखकर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 का तनियन में कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़? देखिए मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने की बात कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
मांसपेशी और अस्थि को जोड़ने वाले को टेंडन बोलते हैं, और टेंडन को ही कंडरा कहा जाता है। मतलब ए और सी होगा तो राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाए, उपयुक्त में से एक से दे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लिगामेंट। लिगामेंट्स क्या होता है, ये अस्थि और अस्थि को जोड़ता है, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। याद रखिएगा, लिगामेंट जो है हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, ठीक है। और टेंडन जो होता है मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर 96 कहता है किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, अधिचर्म कोशिका से। याद रखिए, अधिचर्म कोशिका से बनी होती है। क्वेश्चन यहाँ पे 97 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी, उसका नाम बताना। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो होता कौन सा, याद रखिए, मात्र अधातु जो होता है वह हाइड्रोजन होता है। कौन होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो याद रखिए, प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी भी मापा जाता है, लेंथ भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर पे क्या हो जाए, उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। याद रखिए, उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। अब यहाँ पर प्रकाश वर्ष आ रहा, तब बताइए कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है। तो एक प्रकाश में याद रखिएगा 9.46 गुने 10 पे पावर 16 मीटर होता है। अब एक होता है पारसेक, याद रखिए, एक होता है पारसेक होता है। तो 1 पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो याद रखिए 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी यानी संयोजी ऊतक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 कहता है निम्न में कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी किसे कहते हैं, जिससे जिस रिएक्शन के बाद क्या होता है, हीट रिलीज होता है, ठीक है ना, हीट रिलीज होता है, उसको उष्माक्षेपी कहते हैं। याद रखिएगा। तो आपको ऑप्शन बताना इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। याद रखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या था, H2SO4 होता है, याद रखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है निम्नलिखित में से किन युग्मों की एसआई मात्रक समान है, यानी बताने कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एसआई यूनिट क्या दोनों का सेम है। देखा जाए तो यहाँ पर बल और भार आपको दिख रहा है, तो दोनों का यूनिट क्या है, न्यूटन। ऐसा और देख लेते हैं हम लोग। संवेग का मात्रक, वेग का मात्रक, ये नहीं होगा। कार्य और ऊर्जा, हाँ, ये दोनों का मात्रक क्या सेम होता है, यानी जूल होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका बनेगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 कहता है मुंह का पीएच मान कितना होता है जिससे दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 5.5 से कम होने पे। 5.5 से कम होने पे क्या होता है, दांत टूटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। साथ साथ और फैक्ट याद रखिए, जैसे ब्लड अगर हम बोलते हैं, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, याद रखिए 7.4 होता है। लार्ज जो टाइलिन होता है इसका पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। हमारे शरीर का जो पीएच स्केल होता है कितने के बीच वैरी करता है, तो याद रखिए 7 से 7.8 के बीच क्या करता है, ये वैरी करता है, याद रखिएगा, ठीक है। वर्षा का पानी का पीएच मान 5.6 से कम होगा तो वह वर्षा क्या होता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। क्या कहलाता है, वह वर्षा क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलानी, एसिड रेन कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है बादलों को गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 104 कहता है निम्न में कौन द्विबीजपत्री पौधा है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शकरकंद का बेल। याद है, शकरकंद का बेल, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है मृत एवं सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो, यानी म्यूकर। याद रखिएगा, म्यूकर। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बायोफोर्टिफिकेशन। याद है कि बायोफोर्टिफिकेशन उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 107 कहता है कॉलरा रोग किसके द्वारा होता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाए, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कुछ और याद, जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, काली खांसी हो गई, ये सब भी जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है निम्न में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं, विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी एनोड रे जो है आपका ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं। बाकी एक्स रे और इंफ्रारेड रे सब आपका क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग है। साथ साथ और याद रखिए जैसे हो गया और रक्त किरण, ये सब क्या आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो, यानी ग्लूकोज। याद रखिएगा, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 110 कहता है जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें किसके रूप में
जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, याद रखिए फोटो ऑटोट्रॉप्स के रूप में जाना जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 111, निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा चमगादड़, उल्लू और कांटा चूहा। याद रखिए चमगादड़, उल्लू और कांटा चूहा। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, याद है उसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा साइटोलॉजी। याद रखिए साइटोलॉजी। अब आता है इसकी खोज किसने किया था, याद रखिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। याद रखिए रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बनता है कि सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या था, याद रखिए माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 113 कहता है निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है। पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। याद रखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका नेम है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 114 कहता है ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम से किस प्रकार समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो घनमूल भी नहीं होता, घन भी नहीं होता, वर्गमूल भी नहीं होता। अनुपयुक्त में से राइट आंसर आपका क्या होगा, ई होगा। तो इसका रिलेशन क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रबलता यानी आई इक्वल टू प्रबलता, तो ये समानुपाती होता है उसके किसका, आयाम के वर्ग का, आयाम के वर्ग का होता है। लेकिन यहाँ पर वर्ग तो कहीं दे नहीं रखा है, यहाँ वर्गमूल दे रखा है। तो मतलब ए बी सी में से कोई नहीं होने, ऑप्शन आपका ई होगा। लेकिन इसका रिलेशन ये होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 कहता है निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में स्कॉर्बिक एसिड पाया, यानी विटामिन सी की बात किया जाए सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा तो अमरूद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। लेकिन कमेंट सेक्शन से बताया कि रियल में सबसे ज़्यादा विटामिन सी है किसमें पाया जाता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 116 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील। आपको बताना है पानी में अघुलन, दूध तो घुल जाता है, नमक भी घुल जाता है, चीनी भी घुल जाता है। तो पूछा है कि अघुलनशील, तो यहाँ पर अघुलनशील कोई नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका ई हो जाएगा। याद रखिएगा ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 कहता है निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है। इसका राइट आंसर आपका बी यानी लीवर में क्या होता है, पुनर्जनन की शक्ति होता है। याद रखिए साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि यकृत जो होता है यानी लीवर जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है ब्रेक बोन यानी हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ये होगा एंडीज मच्छर। याद रखिएगा एंडीज मच्छर, यानी एंडीज मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू होता है। याद रखिएगा एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा, आँखों के रंगों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मेलेनिन। याद रखिएगा मेलेनिन जो है उत्तरदायी है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट है 120 कहता है कि उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में क्या करता है, प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उसके बी हो जाए यानी मृत जीवी पोषण। याद रखिए मृत जीवी